वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि हाल ही में जी बिजनेस ने 1 अगस्त को अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह आयोजित किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए। इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस, इन 3 आधार पर कुल 9 कैटेगरीज में 18 अवार्ड दिए गए। और अब हम हर दिन अलग अलग विजेताओं से करेंगे बातचीत। और आज इस सेगमेंट में हम शुरुआत करने जा रहे हैं डीएसपी एसेट मैनेजर्स के कल्पेन पारेख साहब के साथ, जो कि इस फंड के एमडी और सीईओ हैं। आइए जानते हैं किस कैटेगरी में उन्हें मिले हैं अवार्ड्स। द कैटेगरी जो हमारी है बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस फॉर इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड गोल्ड विनर इज डीएसपी म्यूचुअल फंड। एंड मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कल्पेन पारेख, एमडी एंड सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड। प्लीज सर, स्टेज पे आइए। The winner of the gold category is Aparna Karnik. Please, DSP Mutual Fund, Aparna Karnik. और ऐसे राइजिंग स्टार्स की वजह से ही DSP म्यूचुअल फंड बहुत ही आराम से काम करता है, ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन बावजूद इसके लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में भी काफी काम। तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख साहब। कल्पेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे फंड और टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको इन्वेस्टर कम्युनिकेशन के लिए अवार्ड मिला है। राइजिंग स्टार आपकी फंड मैनेजर रही है अपर्णा जी, उनके लिए भी आपको अवार्ड मिला है। तो आपको फंड को 2 गोल्ड अवार्ड मिले, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। थैंक यू। बिल्कुल। आइए शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सही तरीके से उन्हें ये बताया जाए, समझाया जाए कि उन्हें किस तरह से फैक्ट शीट पढ़नी है, किस तरह से कम्युनिकेशन देखने हैं, क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ छोड़ देनी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग भी है। तो आप क्या खास काम इस दिशा में कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको गोल्ड अवार्ड मिला है? जी, हम कोशिश करते हैं कि आपके जैसे आसान भाषा में सही डायमेंशंस के बारे में बात करें, क्योंकि हर दिन ये कंफ्यूजन होता है कि क्या बताए और क्या ना बताए, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में हम ड्राउन हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कोशिश हमारी ये रही है कि एक लंबा पिक्चर ये दिखाना है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होता है, और साथ में ये सच बताना है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में वॉलेटिलिटी होती है। और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने इसका फायदा लिया अपसाइड वॉलेटिलिटी का, तो आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे, और जब जब बाजार नीचे जाता है तब तब हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये 2 ही लाइन का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाजार के मायने रखता है। हर दिन क्या होने वाला है, हर महीने क्या होने वाला है, वो तो हमें वैसे भी नहीं पता होता है। तो हमारी कोशिश है कि लंबे समय में जनरली अच्छे देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, कैपिटलिस्टिक कंट्री में लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है। बीच बीच में 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ समय में 5 साल का भी रिटर्न हमारी आशाओं से कम आता है, कभी कभी नेगेटिव भी आता है। तो हम इसे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली डेटा के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि इन्वेस्टर रिटर्न्स को ढूंढते हैं, साथ में रिस्क छुपा होता है। हमारी मेहनत ये रहती है हमेशा कि रिस्क और रिटर्न दोनों के बैलेंस पहलू को दिखाए। तो हर महीने जैसे नेत्रा करके हमारा डॉक्यूमेंट निकलता है, उसमें हम अर्ली सिग्नल्स बताते हैं कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा लग रहा है या कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लग रही है। नेविगेटर में हम बताते हैं कि हम कैसे हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिश करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी बहुत ही मेहनत करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक भाषा में कैसे इन्वेस्टर से बात किया जाए। हमें वन साइडेड तेजी नहीं करनी है, हमें वन साइडेड मंदी नहीं करनी है। हमें जो डेटा बताता है, डेटा को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना है, और यही हमारी कोशिश है। ठीक बात है। बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंसी के साथ आप ये काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि म्यूचुअल फंड में जिस तरह से रिकॉर्ड हाई पर AUMs हैं, रिकॉर्ड हाई पर आपके 42,000 करोड़ इक्विटी में आए इस महीने। SIP 28,000 करोड़ पहली बार ये पहुंची है। वैसे तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स बड़े मैच्योर हो रहे हैं,
मुश्किल और डल समय में भी लगातार पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली 30 साल से कम की उम्र वाले इन्वेस्टर्स 60 से 70% है, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैसेज तो यही है कि अच्छे समय को देख के अगर आ रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि दिस टू शैल पास। तो बुरा समय भी आएगा, लेकिन जब बाजार का समय बुरा होता है तो जो 30 साल की उम्र के इन्वेस्टर्स है, जिनके पास बहुत ही लंबा टाइम होराइजन है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगले पहले ही 3-4 साल में नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाने की। तो मुझे अपने करियर के 8वें या 10वें साल में ये पता चला कि जब जब बाजार गिरता है तब तक यूनिट्स में तेजी होती है। और जो अक्यूमुलेटर है एंड स्पेशली जो नए इन्वेस्टर जुड़े हैं पिछले 2-3 सालों में, काफी हद तक यंग इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। और बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक गलती होने की बहुत बड़ी संभावना है जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का पास्ट 3 साल का रिटर्न देख के 25-30% देख के गलत जगह पे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दे बिना रिस्क को समझे। तो यंग इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाइए। जब जब एनएवी गिरती है, आपके यूनिट्स बढ़ते हैं, तो आप इसको सेलिब्रेट कीजिए और पास्ट रिटर्न्स को देख के ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। ये एक पैरेलल डेटा आपको ये बताऊंगा कि जबकि 28,000 करोड़ आ रहे हैं, हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन पिछले 3 से 6 महीने में बहुत सारे इन्वेस्टरों ने अपनी एसआईपी बंद भी की है, जिन्होंने पिछले 1 साल में ही एसआईपी शुरू की थी। तो 2 तरह के इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। एक है लंबे समय वाले डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स, और एक है जो शायद ठीक से अभी सोचे समझे बिना सिर्फ रिटर्न को देख के एक्साइट होके आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये दूसरा जो वर्ग है वो आगे चल के डिसअपॉइंट हो सकता है, और इसे हमें साथ में मिलके हैंड होल्ड करना है और वॉलेटिलिटी को समझा के मार्केट के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को दिखा के बैलेंस करवाना है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। अब थोड़ी सी बाजार की बात करते हैं, Recording stopped. क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है 15 अगस्त को, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स की बात की है, आपका फंड हाउस क्या मानता है, क्या व्यू आपका बन रहा है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है साबित बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए? हमारा ये मानना है कि पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे करके टैक्स के तरफ जो रिफॉर्म हो रहा है, बड़े बयान किए बिना गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसे इनकम टैक्स में जब 12 लाख तक का रिबेट मिला, तो ये क्वाइटली बहुत ही बड़े वर्ग को इसका फायदा हुआ। कल जो जीएसटी के बारे में अनाउंसमेंट की है, इसकी और डिटेल्स आना बाकी है, अभी रियल कॉन्टूर्स हमें पता नहीं है, और इसके एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ये स्टेट और सेंट्रल दोनों का मामला है। लेकिन डायरेक्शनली ये बता रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे, टैक्सेशन जो थोड़ा ज़्यादा है उससे कम किया जाए, जिससे कंजम्पशन को भी बूस्ट मिले, और जो सेवर है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा रहे सेव करने के लिए। तो ये डायरेक्शनली पॉजिटिव डायरेक्शन है। साथ में ये भी कहूंगा कि बाजार में बहुत सारे पॉजिटिव्स जनरली डिस्काउंट हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। इंडिया के ग्रोथ के बारे में, या इंडिया में धीरे धीरे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं अलग अलग स्टेज में, बाजार के वैल्यूएशन में दिख रहा है ऑलरेडी। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो लंबे समय का इन्वेस्टर है, जिसको 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आज के तेजी से ज्यादा एक्साइट नहीं होना है। अगर मंदी भी होती है तो ज्यादा घबराना नहीं है। हमें अपना जो नियम है, हमारा जो डिसिप्लिन है, उसका फायदा उठाना है। और जैसे आपने बताया कि 28,000 करोड़ का इनफ्लो तो एसआईपी के जरिए आ रहा है, तो उसके लिए बाजार बहुत ज्यादा ऊपर जाए वो अच्छा नहीं है। उसके लिए बाजार धीरे धीरे कंसोलिडेट हो और लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए, वो ज्यादा बेहतरीन है। तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव स्टेप्स है, बट लॉट मोर टू बी सीन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, बिल्कुल। अब इस वक्त जो नए निवेशक आ रहे हैं, किस तरह के फंड्स उन्हें चुनने चाहिए निवेश के लिहाज से? एक वैसे तो सबके लिए अलग अलग होता है, बट इन जनरल जो लोग पैसा लगा, इस तरह के बाजार के मूड माहौल में कौन से फंड्स बेहतर रहेंगे? अनिल जी, जनरली थंब रूल है कि फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए। इनफैक्ट कल ही एक सोच, अगेन 25वें साल करियर के इसमें एक नई सोच आई थी कि हमेशा हमें नया जवाब अच्छा लगता है कि इस समय लार्ज कैप अच्छा है, इस समय स्मॉल कैप अच्छा है, या इस समय डेट अच्छा है, इस समय इंटरनेशनल अच्छा है। बट इस सब को छोड़ दीजिए। जिसे 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हर समय सबसे पहला फंड फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट कैप इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें अच्छी कंपनीज और अच्छे वैल्यूएशन, इस प्रिंसिपल के मिश्रण का ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज अल्टीमेटली पैसा बनता है जब आपने अच्छी कंपनी खरीदी है,
और पैसा ग्रो करता है अगर आपके वैल्यूएशंस सही वैल्यूएशन पे है। तो फ्लेक्सी कैप फंड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मेरे हिसाब से। आज अगर मैं अपना पैसा लगाना शुरू करूं तो मेरा पहला प्रोडक्ट फ्लेक्सी कैप होगा। हैविंग सेड दैट, काफी इन्वेस्टर्स जिनको जो नए नए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो उतार चढ़ाव से घबरा सकते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स, मतलब फ्लेक्सी कैप के साथ थोड़ा बहुत डेट, या फ्लेक्सी कैप के साथ थोड़ा बहुत डेट और ग्लोबल, या फ्लेक्सी कैप के साथ थोड़ा बहुत डेट, ग्लोबल और प्रेशियस मेटल्स का मिश्रण, इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न इक्विटी से शायद 1-1.5% कम मिलता है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है वो आधा हो जाता है। पिछले साल में जबकि इंडियन मार्केट्स का 1 साल का रिटर्न 0 होगा, ग्लोबल मार्केट का 15 से 20% है, और गोल्ड और सिल्वर का 30 से 40% है। तो ये कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि इन्वेस्टर की गाड़ी चलते रहती है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे बेहतर रिटर्न देती है, लेकिन बीच बीच में जब फ्लक्चुएशन आता है तब मल्टी एसेट ठीक करता है। तो आपको ये दो में से एक को चूज करना है, डिपेंडिंग ऑन योर एपिटाइट फॉर फ्लक्चुएशन। फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट, ये दो के बीच में आप एक चूज कीजिए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। या तो फ्लेक्सी कैप फंड ले लें या मल्टी कैप फंड ले लें, जहाँ पर आपको लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप सब में एक साथ पैसा लगाने का मिलता है मौका। कल्पन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर, साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पूरे डेवलपमेंट पर आपने हमें राय दी, और साथ ही एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई 2 गोल्ड अवार्ड जीतने की, पहले जी बिजनेस म्यूचुअल फंड अवार्ड्स में। तो ये थे कल्पन पारेख साहब, MD CEO DSP म्यूचुअल फंड के।